हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आबिद एजुकेटर। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस पर आसानी से विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसी ही और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है और इस वेबसाइट पर आप देख रहे हैं नीचे आपको ये लाइन शो हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में विज्ञप्ति। आप देख रहे हैं ये लाइन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये चल रही है, आप लाइन देख रहे हैं, इस तरह की लाइन चलती हुई आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। आपको आना है यहाँ देख रहे हैं आप लेटेस्ट नोटिस न्यू। आपको सिंपली इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन 23 दिसंबर 2023 को रिलीज हुआ है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आप देख रहे हैं पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। आप देख रहे हैं जो पे बैंड रहेगा वो 5200 से 20,200 तक रहेगा और ग्रेड पे 2000 रहेगा। और नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रूपों में 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको वैकेंसी की डिटेल दी हुई है कि किस श्रेणी में कितने पदों की संख्या रहने वाली है। तो आप देख रहे हैं अनारक्षित पद में 24,102 पदों की संख्या है, EWS श्रेणी में 6,024 पदों की संख्या है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 16,264 पद रहने वाले हैं। और अनुसूचित जाति में 12,650 पद है और अनुसूचित जनजाति में 1,204 पदों की संख्या है। टोटल वैकेंसी होने वाली है 60,244। तो इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। पुरुष और महिला दोनों के लिए 60,244 पद होने वाले हैं। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। परीक्षा से पहले किसी भी समय रिक्तों की संख्या परिवर्तित यानी बदली जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या तो भर्ती किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं आवेदन की समय सारणी। फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 27/12/2023 से ये फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो जाएगी। आपको 27/12/2023 से ये फॉर्म फिल करने हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट होने वाली है वो 16 जनवरी 2024 होने वाली है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 होने वाली है। आवेदन शुल्क आप देख रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए मात्र निर्धारित किया गया है। जो आवेदन की जो फीस है जो वो 400 रुपए होने वाली है। फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे शैक्षिक अर्हता में। आप देख रहे हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। 10वीं हो या 12वीं हो, अपने बोर्ड से स्थापित बोर्ड से या फिर उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। फिर उसके बाद टिप्पणी भी दी गई है। पहली टिप्पणी आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। 10वीं या 12वीं की मार्कशीट उसके पास होनी चाहिए। अपेक्षित शिक्षक शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित अपेयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जो अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं जो अभी 10वीं या 12वीं में हैं वो अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।
फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे आयु वाले सेक्शन में। आप देख रहे हैं भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। 18 से 22 वर्ष जो एज लिमिट है वो 18 से 22 वर्ष रखी गई है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। जो अभ्यर्थी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट रखा गया है, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए थी ऊपर वाली, ये सेकंड जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने बताया गया है कि दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। पुरुषों के लिए कितनी है, 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, और यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या आ गया है, 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आप देख लेंगे। जो पुरुष है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल करेंगे और जो महिला अभ्यर्थी है वो अपने यहाँ पर देख लेगी कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त की है या उसके बाद का तो जन्म नहीं है, 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का तो नहीं है। ये दोनों कंडीशन आपको पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे चलेंगे। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश का, के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवर्त शासन देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं उनके लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। उसके बाद थोड़ा नीचे चलेंगे और यहाँ आपको देखने मिल जाएगी वैवाहिक परास्थिति थी। आप देख रहे हैं, नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। तो इनके कहने का मतलब यह है कि जो पुरुष एक से अधिक पत्नी, जिसकी 2 पत्नी या 3 पत्नी है और वो जीवित हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और ऐसी महिला भी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। किसी महिला ने किसी पुरुष से विवाह कर लिया है और उसकी पहली पत्नी जीवित है तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। उसको कोई कारण या स्पष्टीकरण देना होगा कि उसका ये जो कारण है वो सही है या गलत है, तो ऐसे नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है। फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर आ जाएंगे आप पेज नंबर 4 पर। 4 पर देखने को मिल जाएगा आपको लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार या प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी 300 अंकों की होने वाली है जिसकी समयावधि 2 घंटे की रहेगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। एक तो सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता आपकी जो रहती है रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिसमें से सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। एक प्रश्न जो है 2 अंक का होने वाला है और उसमें 4 सेक्शन है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ये आपके 4 सेक्शन होने वाले हैं और 300 नंबर की परीक्षा आपकी होगी जिसमें 150 प्रश्न होंगे और 2 घंटे की समय अवधि होगी और 2 अंक का एक प्रश्न होने वाला है और जिसमें आपको
यहाँ पर लिखा हुआ है ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो आपका जो है वो ऋणात्मक अंक भी प्रदान किए जाएगा। इसमें आप नीचे देख ही रहे हैं, आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। ऑनलाइन नहीं होगी, OMR सीट पर होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो ये बात ध्यान रख लेना है कि जो पर्सन आप सही करेंगे उसका अंक तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आप गलत उत्तर देंगे तो आपके 0.5 अंक आपके काट लिए जाएंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली, यानी सुबह और फर्स्ट और सेकंड दोनों मीटिंग में भी हो सकती है, अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ और विभिन्न पालियों में भी कराई जाएगी। लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के पर सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन, विषय सूचना विज्ञप्ति संख्या जो संख्या 18/12/2023 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन होने वाला है इसमें भी, तो आपको बड़ी सावधानी से ये पेपर देना है। फिर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे चलेंगे। लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी जो आंसर की है वो आपको लिखित परीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी। जो आंसर की है प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। यदि किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति भी अपनी दर्ज कर सकता है बाद में, ऑफलाइन परीक्षा होने के बाद। फिर इसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं लिखित परीक्षा OMR पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प आपके सामने मौजूद रहने वाले हैं। जो प्रश्न का सही उत्तर होगा आपको वही विकल्प इसमें चुनना है। सेकंड है OMR उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां आपको मिलने वाली हैं। उसमें एक मूल प्रति बाह्य एजेंसी द्वारा, द्वितीय प्रति बोर्ड तथा तृतीय अभ्यर्थी की होगी। 2 तो आपको वहीं छोड़ देनी है, एक प्रति आपके पास रहने वाली है। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। आपको उसमें से अपनी ही प्रति निकालनी है, बोर्ड की प्रति आपको नहीं निकालनी है। लिखित परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता जो फिजिकल आपका होने वाला है, परीक्षा के प्रवेश पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां से अभ्यर्थी उसको स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आ जाना है आपको पेज नंबर 6 पर। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शारीरिक मानक परीक्षण यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होने वाली है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो ऊंचाई रहने वाली है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे आप देख रहे हैं 6 पॉइंट जिसमें दिया गया है अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160। जो अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। फिर उसके बाद सीना लिखा हुआ है। सीना आपका सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम जो फुलाव है वो 84 सेंटीमीटर फुलाने पर आना चाहिए। और जो अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्होंने छूट दी गई है अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। टिप्पणी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का जो फुलाव है वो अनिवार्य है दोनों के लिए। जो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के हैं उनके लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है दोनों के लिए।
फिर उसके बाद आगे हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। पुरुषों की जो है वो ज्यादा है, लेकिन महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होने वाली है। और जो अनुसूचित जनजाति की जो महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर उसके बाद वजन, महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थी के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा। फिर आएंगे आप पेज नंबर 7 पर, आप देख रहे हैं शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आप देख रहे हैं अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए, जो शारीरिक मानक परीक्षण होगा और अभिलेखों की समीक्षा जो होगी उसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पूरा करेंगे और महिला अभ्यर्थी 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होने वाला है पुरुषों के लिए जो दौड़ होगी वो 4.8 किलोमीटर की होगी, 25 मिनट में होगी। और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो 2.4 किलोमीटर दौड़ेंगी 14 मिनट में। फिर उसके बाद थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर उसके बाद आपको सीधा जाना है पेज नंबर 13 पर। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। यदि कोई इन कैटेगरी में आता है और उसको आरक्षण चाहिए तो आप देख रहे हैं अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संशोधित की गई अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। जो 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है और इस भर्ती की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए, जो 16 जनवरी 2024 से पहले का बना होना चाहिए और 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक जाति प्रमाण पत्र अपना रिन्यू नहीं कराया है वो कृपया करके रिन्यू करा लें, क्योंकि इसमें लगने वाला है जाति प्रमाण पत्र भी और मूल निवास प्रमाण पत्र भी। तो आपको दोनों ही इसमें अपना रिन्यू करा लेना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इन्होंने दे दिया है इसमें 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपना रिन्यू करा लेना है। इसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 14 पर। आप देख रहे हैं हेल्पलाइन। आवेदन पत्र भरने में आ रही किसी भी समस्या के निराकरण हेतु हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया गया है। इसमें यदि किसी को भी कोई समस्या आती है तो वो इस पर संपर्क कर सकता है। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 तक क्रियाशील रहेगा। ये जो नंबर है वो 18 जनवरी 2024 तक क्रियाशील रहने वाला है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या आती है फॉर्म भरने में तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का निवारण करा सकते हैं। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 15 पर। 15 पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान। आवेदन पत्र में भरे गए विवरण सही हैं, यह सुनिश्चित करने के बाद आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। ऑनलाइन शुल्क के सफलतापूर्वक जमा होने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रिंट करते ही सबमिट हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी अंतिम रूप से सबमिट नहीं करता है तो अंतिम तिथि को आवेदन पत्र स्वतः सबमिट हो जाएगा। यदि आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जो लास्ट डेट है उसमें वो अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे
नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 केबी तथा अधिकतम 50 केबी, जो फोटो है वो आपका 20 केबी से अधिक और 50 केबी से कम का होना चाहिए। वह हस्ताक्षर न्यूनतम 5 केबी तथा अधिकतम 20 केबी में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होना चाहिए, अभी का होना चाहिए, नया फोटो होना चाहिए आपका, अभी का खींचा हुआ। रंगीन फोटो का आकार 35 मिलीमीटर 1.4 इंच इंटू 45 मिलीमीटर 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो, 70% आपका चेहरा उसमें दिखाई देना चाहिए। सेवारत अभ्यर्थी का फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक छाया नहीं होनी चाहिए। फोटो 6 महीने के भीतर का लिया गया हो। सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, या तो उसका सफेद बैकग्राउंड हो या हल्के ग्रे रंग की उसकी बैकग्राउंड होनी चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। मुंह बंद आंखें खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखते हुए हों। कैमरे पर सीधी नजर हो। चश्मे का जो फोटो है वो आपका नहीं चलेगा। फोटो में यहाँ पे लिखा हुआ है चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। चश्मा चल जाएगा लेकिन वो बिल्कुल रंगीन नहीं होना चाहिए, गिलास रंगीन नहीं होना चाहिए। फोटो में टोपी मफरल आदि धारण नहीं करना है। आपको फोटो ऐसी लगानी है जिसमें आप टोपी मफरल या कोई भी और चीज ना पहने हो। इसी प्रकार अभ्यर्थी 35 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर, आपको क्या करना है, काले पेन से एक प्लेन पेज ले लेना है, उस पर अपना साइन करना है। पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर जेपीजी जेपीई के प्रारूप में स्कैन करेंगे, जिसका आकार 5 केबी से अधिक व 20 केबी से कम होना चाहिए। जो फोटो है, जो साइन है आपका, वो 5 केबी से अधिक और 20 केबी से कम का होना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है उपर्युक्त स्पेसिफिकेशन युक्त फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब भी आप फोटो और साइन अपलोड करेंगे तो इसी ही कैटेगरी में आपको अपने फोटो और साइन को अपलोड करने हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 19 पर। आपको यहाँ पर दिया गया है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। सामान्य ज्ञान में क्या क्या होने वाले हैं ये आप देखने को आपको यहाँ मिल जाएगा। आपका सिलेबस कि सामान्य ज्ञान में आपसे क्या कौन कौन से टॉपिक्स पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी। आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी में आपसे जो जो टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस टॉपिक से आपके सवाल आने वाले हैं, जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से होने वाले हैं। फिर आप देख रहे हैं तीसरा पॉइंट है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इसमें भी आपको यहाँ पर आपका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। फिर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा किस टॉपिक से आपके प्रश्न आने वाले हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देख रहे हैं जो अनुचित जाति या अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जो लगाएंगे वो इस प्रारूप में लगाने वाले हैं अपना, तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा लेना है। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन आपको पूरा रीड कर लेना है, उसके बाद ही अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है। तो जो भी हमने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। यदि आपसे कोई समस्या होती है यदि आपको, तो आप हमें कमेंट करके भी आपसे पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और जैसे ही 27 तारीख को इसका एग्जाम फॉर्म फिल होगा और लिंक आ जाएगा इसका, तो हम एग्जाम फॉर्म को भी फिल करके दिखाएंगे कि आप कैसे एग्जाम फॉर्म को फिल करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके अच्छी तरह से रीड करके ही अपना एग्जाम फॉर्म को फिल करना है बिना गलती किए।
तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसी ही और वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।